हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको कक्षा 12 गणित का जो आपका तीसरा चैप्टर है आव्यूह के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना करके इस चैप्टर के बेसिक इंट्रो के बारे में समझते हैं, क्योंकि आपको बेसिक इंट्रो पता हो गया तो आप इस चैप्टर में जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है बहुत ही आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये आपको केवल बेसिक इंट्रो यानी आव्यूह के बारे में होने वाला है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि आव्यूह क्या है, आव्यूह कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, आव्यूह को हम कैसे निरूपित करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को इसी वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट करके बताएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया है कक्षा 12 गणित का जो आपका तीसरा चैप्टर है आव्यूह। तो सबसे पहले आव्यूह पहली जो आपको परिभाषा पढ़ना है वो आपका डिफिनीशन होगा आव्यूह का। तो यहाँ आप लिख लीजिए, ठीक है, आव्यूह क्या है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, आव्यूह क्या है यानी व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आव्यूह को आप सरल भाषा में कहें तो आव्यूह संख्याओं को एक निश्चित क्रम में रखने की एक व्यवस्था होती है जिसे हम मैट्रिक्स यानी आव्यूह बोलते हैं, और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे आपका हो गया ABXYZ से निरूपित करते हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट्स लिखेंगे वो हमेशा बड़े कोष्टक में क्लोज करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं आव्यूह क्या है। संख्याओं को साथ साथ में आप लिखते रहिएगा। ठीक है, संख्याओं को एक निश्चित क्रम में रखने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। व्यवस्था को आव्यूह, और इंग्लिश में बात करें तो इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या करते हैं, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे आपका ABXYZ आपका हो गया। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, ठीक नहीं। तो मैट्रिक्स की आप परिभाषा आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब बात करें कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, सारी चीज़ों को आपको बारी बारी से करके बताएंगे। तो हमने आपको पहले बता दिया था ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका वीडियो हो रहा है, ये आपका केवल आव्यूह यानी मैट्रिक्स के बारे में हो रहा है। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट तक देख लेना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, हमने बताया क्या, हमने ये कहा कि इसमें जो आप एलिमेंट्स लिखेंगे वो आपको बड़े कोष्टक में आपको लिखना है। ठीक है, लिखने का जो आपका तरीका होना चाहिए वो आपका हमेशा बड़े कोष्टक में आप लिखेंगे। ठीक है, ये तो आप देखिए जैसे हमारे पास हमारे पास क्या है, A11 है, A12 है और A13 है, A21 है, A22 है और A23 है। अभी हम इसको बताएंगे आपको कि A11 क्या है, A12 क्या, A13 है। ठीक है, बारी बारी से करके बताएंगे। इसके बाद और थोड़ा बढ़ाते हैं इसमें, जैसे ये हमारे पास A31 है, A32 है और ये आपका A33। ठीक है, तो देखिए इसको जो कहेंगे यानी इस वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे, पहली पंक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पहली पंक्ति बोलेंगे। और ये क्या है आपका, दूसरी पंक्ति है। ये आपकी क्या है, दूसरी पंक्ति है। और ये हमारे पास क्या है, तीसरी पंक्ति है। बहुत ही आराम से आप समझेंगे एक एक चीजें। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति हो गई। अब ये जो आपकी खड़ी लाइन है इसे हम स्तंभ बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पहला स्तंभ है। ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा स्तंभ है और ये हमारे पास क्या है, तीसरा स्तंभ है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि A11, A12, A13 ये जो लाइन है इसे हम पहली पंक्ति, इसे हम दूसरी पंक्ति, इसे हम तीसरी पंक्ति, और इसको हम जो खड़ी लाइन है इसको हम पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है, तो अब इसके बारे में ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें A11 क्या है आपको समझना है इसको।
तो देखिए A11 क्या है हमारे पास, पहली पंक्ति, इसे हम क्या बोलेंगे, पहली पंक्ति, और क्या है, पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ है। अब समझ में आ गया होगा इसको। A11 को आप क्या बोलेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो आप देख सकते हैं पहली पंक्ति है और एक पहला स्तंभ भी है, ठीक है। इसमें से A12 क्या है, तो A12 आप क्या कहेंगे, पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति और क्या है, दूसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति और क्या है आपका, दूसरा स्तंभ है। A13 क्या है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, पहली पंक्ति और आपका तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ है, ठीक है। पहली पंक्ति और क्या है, तीसरा स्तंभ है, ठीक है। इसी प्रकार से A21 पर आ जाइए। तो A21 क्या है, दूसरी पंक्ति है, क्या है, दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है और आपका क्या है, पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ है। दूसरी पंक्ति आप देख सकते हैं, दूसरी पंक्ति है और ये हमारे पास क्या है, पहला स्तंभ है, ठीक है। इसी प्रकार से A22 क्या है, तो आपका ये है दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, और क्या है, दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और आपका क्या है, दूसरा स्तंभ, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप A23 भी इसको रब कर लेते हैं, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया, अब इसके आगे आप लिखेंगे, और अगर आपने नोट डाउन नहीं तो पीछे से स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद A23 क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए A23 क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो यहाँ लिख लेते हैं A23 क्या है, दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और आपका क्या है, तीसरा स्तंभ है। अब इसमें आ जाइए, A31 क्या है, तो A31 आपका क्या है, तो देखिए आपकी पंक्ति क्या है, तीसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है। तो यहाँ लिखते हैं तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और क्या है, पहला स्तंभ है, ठीक है। इसी प्रकार से A32 क्या है, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, जो खड़ी लाइन है उसको स्तंभ, और जो इस तरीके से लाइन है, यानी इस तरीके से आप ये कह सकते हैं बेड़े बेड़े जो है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हो गया। अब A33 क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास है तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, तीसरी पंक्ति और क्या है, तीसरा स्तंभ है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि A11 क्या है, A123 क्या है, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों को हमने बारी बारी से बता दिया। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको हमने इसको बताया है कि हमने परिभाषा आपको क्या बताया कि संख्याओं को निश्चित क्रम में रखने की जो व्यवस्था होती है उसे आप क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलते हैं, आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे हमने ए ले लिया, लेनो को आप कुछ भी ले सकते हैं, बी ले लीजिए, लेकिन आपको वो कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, ठीक है। ABXYZ आप कुछ लेकर चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको बताते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं, इसका व्यापक रूप क्या है इसको आपको बताते हैं। तो देखिए इसका जो व्यापक रूप होता है मैट्रिक्स
इसको लिखते हैं ए आई जे, और ये आपका होता है m गुणे n होता है। ठीक है, अब ए है, ए क्या है, ये तो एलिमेंट्स है। अब आई और जे क्या है, तो देखिए आई जो है वो पंक्ति के अवयव को निरूपित करेगी, पंक्ति के अवयव को दिखाती है। आई क्या है, पंक्ति के अवयव को दिखाती है। ठीक है, और जे क्या है, जे स्तंभ के अवयव को दिखाती है, स्तंभ के अवयव को दिखाती है। जे क्या है, स्तंभ के अवयव को दिखाती है। ठीक है, अब इसमें m गुणे n आया है, इसको आपको समझ लेना है। तो देखिए हर मैट्रिक्स का, जो भी आपकी मैट्रिक्स होगी उसका एक आर्डर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आव्यूह की कोटि बोलते हैं। तो इसमें देखिए m जो है इसे हम क्या बोलते हैं, अभी इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यम क्या है, इसको हम बोलते हैं पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या। और n क्या है, स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या, यानी नंबर ऑफ रो, इसे आप क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रो बोलते हैं। और इसको हम आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो व्यापक रूप होता है, ये हमारे पास क्या है, व्यापक रूप, यानी जनरल फॉर्म जो होता है इसका, वो आपका कैपिटल ए है और ये आपका स्मॉल ए आई जे m गुणे n। ठीक है, ये होता है। जैसे हम यहाँ लिख दें कि मैट्रिक्स ए बराबर हमारे पास है 2 4 6 8 है, ये है। ठीक है, 2 4 6 8 है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये ए आई जे का स्थान पर ये आपका होगा, इसमें पंक्ति के अवयव हैं और स्तंभ के अवयव हैं। ठीक है, अब बात आ रही है कि यम गुणे n, यानी ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो आपका किस ऑर्डर का है। ठीक है, किस ऑर्डर का है, तो इसमें आप देख लीजिए पंक्ति कितने हैं। तो पंक्ति देखिए आपका 1 2, 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है, तो यानी ये 2 गुणे 2 ऑर्डर का है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अगला आप हेडिंग करेंगे आव्यूह की कोटि क्या होती है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको रख कर लेते हैं। पहले नंबर तो हमने पढ़ लिया कि आव्यूह क्या होते हैं। ठीक है, आव्यूह कैसे निरूपित करते हैं, और थोड़ा सा हमने इसमें m और n के बारे में भी आपको हमने बता दिया। अब इसके बाद आप अगला हेडिंग करेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, आव्यूह की कोटि। इसे आप क्या बोलेंगे, यहाँ दूसरे नंबर पे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि बोलते हैं। आव्यूह कोटि क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं यदि पंक्ति के अवयव को, यदि पंक्ति के अवयव को m से तथा स्तंभ के अवयव को n से डिनोट करें, n से डिनोट करने का मतलब प्रदर्शित करें तो आव्यूह की जो कोटि होती है वो आपकी क्या होती है, m गुणे n के बराबर होती है, m गुणे n के बराबर होती है। और इससे हम किसी मैट्रिक्स, किसी आव्यूह में अवयव की संख्या भी पता कर लेते हैं, अवयव की संख्या भी पता कर लेते हैं, संख्या
भी पता कर लेते हैं। ठीक है, ये अब जो ये चीज़ें आप लिख लेंगे तो आपको अगर बाई आप कभी भूल गए तो आप जो लिखे रहेंगे उसको आप पढ़ कर भी आपको याद हो जाएगा। तो लिखना थोड़ा परिभाषा है, तो लिखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब इसमें हमने आपको बताया कि आव्यूह की कोटि, तो हमने क्या लिखवाया, यदि पंक्ति के अवयव को यम से तथा स्तंभ के अवयव को एन से प्रदर्शित करें तो जो आव्यूह की कोटि होती है m गुणे n के बराबर होती है। तो जैसे हमारे पास देखिए, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था इसके, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है, वो आपका बी में जो अवयव है 1 4 3 2 6 8 8 चलिए 5 3 4 ये हो गया, ये आपका कोई मैट्रिक्स है। तो आपसे ये पूछेगा कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आव्यूह की कोटि क्या है, यानी आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो इसमें आर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप पंक्ति की संख्या देखेंगे और स्तंभ की संख्या देखेंगे और उनका बीच में क्रॉस लगा देंगे, जैसे m गुणे n आप हमने बताया था आपको। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पंक्ति कुल कितने हैं, तो यहाँ देखिए पंक्ति की संख्या 1 2 3 यानी 3 है, और स्तंभ कितने हैं 1 2 3 यानी स्तंभ की भी संख्या आपकी कितनी है, स्तंभ की संख्या हमारे पास 3 है। तो यानी जो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, 3 गुणे 3 आर्डर का होगा, यानी आव्यूह की जो कोटि होगी वो आपकी क्या होगी, 3 गुणे 3 आर्डर की होगी। तो आव्यूह कोटि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा कि आव्यूह कोटि किसे कहेंगे, कि यदि अवयव की संख्या को अगर m से डिनोट करें और स्तंभों की संख्या n से डिनोट करें तो m गुणे n जो होता है वही आपकी आव्यूह की कोटि होती है। तो यहाँ ये m है और ये n है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से आव्यूह की कोटि से हम अवयव की संख्या भी पता कर लेते हैं। तो अगर आपको अवयव की संख्या निकालनी है इस मैट्रिक्स में, अवयव की संख्या, तो अवयव की संख्या बराबर क्या हो जाता है, m गुणे n, यानी 3 गुणे 3 बराबर 9। तो गिनती करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, 3 3 6 3 9। ठीक है, तो गिनती करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। डायरेक्ट आप निकालेंगे तो जो m और n है उन दोनों का आपस में आप गुणा कर लीजिए तो आपकी क्या होगी, आव्यूह की कोटि पता चल जाएगी। तो ये अवयव की संख्या पता चल जाएगी। तो अवयव की संख्या कितनी होगी, 3 गुणे 3, यानी इसमें कुल कितने अवयव हैं मैट्रिक्स बी में, तो मैट्रिक्स बी में जो अवयव की संख्या है वो आपकी कितनी है, कुल मिलाकर 9 अवयव हैं। ठीक है, तो ये रहा है आपका आव्यूह की कोटि। तो हमने दो परिभाषा के बारे में पढ़ लिया कि आव्यूह क्या है, आव्यूह की कोटि क्या है, और इसमें इसके अंतर्गत आपको हमने अवयव की संख्या भी बता दिया। तो अगला आप रीडिंग करेंगे आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इन सब सारी चीज़ों को रब करते हैं, उसके बाद आव्यूह की कोटि के बारे में बताते हैं। इसके बाद आप रीडिंग करेंगे आव्यूह के प्रकार। ठीक है, आपकी बुक से ही ये सब हो रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से आव्यूह के प्रकार, आव्यूह कोटि हमने पढ़ लिया है, उसको आपको रीडिंग में नहीं रखना है, आप करेंगे आव्यूह के प्रकार। तो अब यहाँ लिखेंगे आव्यूह के प्रकार। अभी तक हमने 3 प्रकार के टॉपिक के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको बताया कि आव्यूह क्या है, यानी व्हाट इज मैट्रिक्स, और आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, आव्यूह की क्रम या कोटि क्या होती है, और अवयव की संख्या यानी किसी भी मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इन सब सारी चीज़ों को हमने देख लिया। अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है आव्यूह के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर 7 प्रकार के होते हैं जो हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो बारी बारी से इसके बारे में समझते हैं। तो अगर आपको इस मैट्रिक्स के प्रकार में ये जितने आपके मैट्रिक्स हैं, ठीक है, अगर आप इसको बढ़िया तरीके से समझ लिए तो आपको एक्सरसाइज लगाने में बहुत ही आपको आराम तरीके से यानी सरल तरीके से आप कह सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मैट्रिक्स के बारे में पता हो गया कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं और उसकी परिभाषा सहित आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 7 प्रकार के होते हैं। पहला आपका पंक्ति आव्यूह, दूसरा स्तंभ आव्यूह, और पंक्ति आव्यूह को इंग्लिश में बात करें तो रो मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह को कॉलम मैट्रिक्स,
और तीसरा आपका शून्य या रिक्त आव्यूह जिसे जीरो नल मैट्रिक्स बोलते हैं। चौथा आपका वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। पांचवा आपका विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। छठा आपका अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सातवां आपका इकाई या तस्मक आव्यूह जिसे हम यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बारी बारी से इन सब सारी चीज़ों को एक एक डिफिनीशन को आपको क्लियर करके बताएंगे बाय एग्जाम्पल सहित, ठीक है। तो आपको बढ़िया से समझ लेना है। तो ये जो आपका वीडियो लेक्चर हो रहा है केवल आपके मैट्रिक्स के बेसिक इंट्रो पर हो रहा है, ठीक है। आपको अगर बेसिक इंट्रो हमने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आपको बेसिक इंट्रो समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन का जो चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन हो आपको देख कर ही वो आपको सरल लगने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पहला आपको बताते हैं कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। तो पहला आप देखिए पंक्ति आव्यूह, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन, पंक्ति आव्यूह का मतलब किस प्रकार के मैट्रिक्स को आप पंक्ति आव्यूह कहेंगे। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे जितने उससे हमसे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उस प्रकार का अगर कहीं भी मैट्रिक्स आपका मिल जाए तो वो आपका पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो डिफिनीशन आपको कैसे लिखना है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल व केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे जितने हो, स्तंभ चाहे जितने हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे a बराबर हमने लिख दिया 5 2 4। तो अब इसमें देखिए जो पंक्ति है केवल आपका एक पंक्ति है, और स्तंभ की बात करें तो पहला दूसरा तीसरा, यानी अगर कोई पूछे कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है तो आप बताएंगे 1 गुणे 3 ऑर्डर का है। तो हमने आपको बताया कि पंक्ति से हमको लेना देना है, ठीक है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे जितने उससे लेना देना हमको नहीं। तो 3 प्रकार के इसमें, यानी आपका 3 स्तंभ है और स्तंभ है, और पंक्ति केवल आपका क्या है, एक है। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा वो आपका क्या होगा, पंक्ति आव्यूह होगा, ठीक है। तो ये आपका पंक्ति आव्यूह का डिफिनीशन हो गया, और ये मैट्रिक्स आपका 1 गुणे 3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे। अब आते हैं आपका दूसरे नंबर पर जिसे स्तंभ आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं कि, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आपका दूसरे नंबर पे क्या है, स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति चाहे जितने हो, पंक्ति चाहे जितने हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। तो अब यहां लिखते हैं एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति चाहे जितने हो, पंक्ति चाहे जितने हो, उसे अब क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। स्तंभ आव्यूह कहलाता है।
अब फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे ए बराबर आपका हो गया 5 2 4। तो अब इसमें देखिए केवल एक स्तंभ है और पंक्ति कितने हैं आपके, एक दो, पंक्ति आपके 1 2 3, तो 3 पंक्ति हैं और एक स्तंभ है। तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 3 × 1, क्योंकि देखिए आप 1 2 3, 3 पंक्ति हैं और स्तंभ केवल क्या है आपका 1 है। 3 × 1 ऑर्डर का आपका ये मैट्रिक्स है और ये रहा आपका स्तंभ आव्यूह की परिभाषा है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो हम अब इसके बाद आपको तीसरा नंबर शून्य या रिक्त आव्यूह किसे कहते हैं उसको बताते हैं। चलिए, इसके बाद आप हेडिंग करेंगे तीसरा नंबर का जो आपका हेडिंग है शून्य या रिक्त आव्यूह, जीरो और नल मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप इस तरीके से देंगे कि एक ऐसा आव्यूह या यम गुणे यन क्रम का एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे आप क्या बोलते हैं, शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आप पहले लिख लीजिए, डिफिनीशन इसका, यम गुणे एन, तो पंक्ति या स्तंभ, यम गुणे एन क्रम का एक ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। जैसे ए बराबर 0 0 0 0 0, तो इसमें कुल अगर कोई पूछे आप किस प्रकार का ये मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो पंक्ति इसमें 2 है और स्तंभ कितने 3। तो देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं यानी अवयव हैं वो आपके क्या है, 0 0 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, शून्य या रिक्त आव्यूह कहेंगे। अब चौथे नंबर पे आपको कर लेना है वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रख कर देते हैं, यहीं पर बता देते हैं वर्ग आव्यूह चौथे नंबर पे। वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे आप क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख देंगे कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे क्या कहेंगे आप, वर्ग आव्यूह कहेंगे। उसे आप क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे। जैसे हमारे पास ए है, हमने यहाँ लिख लिया 2 4 6 8, तो इसमें देखेंगे तो पंक्ति आपकी कितनी है, 1 2, 2 पंक्ति हैं। कितनी पंक्ति हैं आपका, 2 पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं, 2, तो 2 × 2 ऑर्डर का है। तो अब इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर, यानी m बराबर n है, 2 बराबर 2। ठीक है, अब ये 2 × 2 का भी हो सकता है, 3 × 3 4 × 4 का भी हो सकता है, यानी कुल मिलाकर के पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर बराबर है तो उसे आप क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका चौथे नंबर का हो गया। अब इसको रफ करते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद आते हैं आपका अगला जो है, आपका अगले वाले को लगाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग आपका है पांचवा, आप देखेंगे बीकर आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स।
बीकर आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य बीकर के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हों, 0 हों, उसे आप क्या बोलेंगे, बीकर आव्यूह बोलेंगे। तो आप यहाँ परिभाषा इसका लिखेंगे, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, यानी वर्ग आव्यूह होना चाहिए, आपको ये कंडीशन दिया है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य बीकर, अभी आपको बताएंगे कि मुख्य बीकर क्या है, जिसमें मुख्य बीकर के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों, बीकर आव्यूह कहलाता है। जैसे ए बराबर हमारे पास D1 0 0 और 0 D2 और आपका यहाँ पर 0 0 0 D3। तो अब देखिए ये जो मुख्य विकल्प हमारे पास हैं ये आपका कुछ भी हो सकता है, 4 5 3 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी मुख्य विकल्प के अतिरिक्त बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0, तो उसे आप क्या बोलेंगे, आपका बीकर आव्यूह बोलेंगे। अब ये जो बीकर आव्यूह होने के लिए वर्ग आव्यूह भी होना चाहिए, तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो आप देखेंगे तो इसमें पंक्ति कितने हैं, 1 2 3, 3 पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ भी हैं, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ भी, ठीक है। तो ये आपका वर्ग आव्यूह है, और इसे हम क्या बोलेंगे, बीकर आव्यूह बोलेंगे, जिसमें आपका क्या है, मुख्य बीकर के अतिरिक्त सभी अवयव क्या है, 0 0 हैं, तो इसे आप क्या बोलेंगे, बीकर आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रहा बीकर आव्यूह, इसको रब कर देते हैं, तो 1 मिनट आप रुकिए, इसको रब कर दे। अब आते हैं इसके आपका इसके बाद आपका 2 डिफिनेशन और बाकी था। छठा आपका जो है अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, और सातवां आपका इकाई तस्मक आव्यूह, ठीक है, जिसे आप यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो समय बचाने के लिए हमने आपको पहले यहाँ लिख लिया डिफिनेशन इसका। तो डिफिनेशन ये है कि एक ऐसा बीकर आव्यूह जिसमें बीकर के सभी अवयव बराबर हों अदिश आव्यूह कहलाता है। यानी अदिश आव्यूह तभी संभव है जब वह हमारा आव्यूह क्या हो, बीकर आव्यूह हो, ठीक है। और आपका क्या होना चाहिए, जिसमें बीकर के सभी अवयव बराबर हों अदिश आव्यूह कहलाता है। जैसे हमारे पास जो मुख्य बीकर था, यानी 1 ले 0 0, ठीक है, और आपका 0 1 और आपका 1 लेकर चले, यहाँ पर 0 कर देते हैं, ठीक है, और फिर 0 0 1। यानी इसका मतलब ये है कि एक ऐसा बीकर आव्यूह जिसमें बीकर के सभी अवयव, एक ऐसा बीकर आव्यूह जिसमें बीकर के सभी अवयव क्या हो, बराबर हो, यानी मुख्य बीकर के सभी अवयव, यहाँ पर आपका क्या होगा, मुख्य बीकर के सभी अवयव बराबर हो। तो मुख्य बीकर के देखिए सभी, अगर हमने 1 लेकर चला है तो 1 1 1 है, अगर 2 लेकर चलेंगे 2 2 2 होगा, ठीक है। तो सभी अवयव बराबर हो तो उसे आप क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह बोलेंगे। इकाई तस्मक आव्यूह किसे कहेंगे, जिसके बीकर के सभी अवयव 1 होते हैं, शेष अन्य अवयव 0 होते हैं। जैसे अगर हम 1 0 0 1 लिख दें तो ये इकाई तस्मक आव्यूह है, ठीक है, और ये भी आपका इकाई तस्मक आव्यूह है इस समय, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 लिख दें, 4 और यहाँ भी 4 लिख दें, तो ये आपका इकाई तस्मक आव्यूह नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अदिश आव्यूह होगा, ठीक है। और अदिश आव्यूह में क्या होता है कि मुख्य बीकर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और इकाई तस्मक आव्यूह में क्या होना चाहिए, जो मुख्य बीकर हो वो आपका केवल 1 हो, बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, और इसमें भी बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है, इसमें बैटरी आपका फुल हो गया है, ठीक है। तो ये रहा है आपका, हमने 7 प्रकार के, आपने जो आपके आव्यूह के प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, इसको हमने बता दिया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत कोई नहीं है, यहाँ हमने पूरा बढ़िया तरीके से आपको डिफिनीशन और एग्जाम्पल सहित हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको एक्सरसाइज
3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।